अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या इमरान खान साहब की आज सोहेल खान अफरीदी से मुलाकात हो सकेगी? उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। मौलाना और बिलावल की मुलाकात हुई है, क्या कुछ डिस्कस हुआ, अगला प्लान क्या है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। आजाद कश्मीर में क्या नून लीग पीपल्स पार्टी का साथ देगी, उस हवाले से भी कुछ चीजें सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से और दीगर जगहों से भी कोशिश होगी कि वो खबरें भी आपके साथ शेयर की जाएं। सबसे पहली खबर, बिलावल साहब की मुलाकात हुई है जनाब मौलाना से। हाँ जी, बिलावल साहब गुज़िश्ता रोज गए, मौलाना से उनकी मुलाकात हुई। अब मुख्तलिफ चीजें वहां पे डिस्कस हुई हैं। सेनेट भी डिस्कस हुआ है वहां पे कौमी असेंबली भी डिस्कस हुई है। अब कौमी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर इस वक्त एक मसला बना हुआ है। आपको पता है कि कौमी असेंबली के अंदर और सेनेट में नए कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का नाम सामने आ चुका है। सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इमरान खान साहब ने नामजद किया है और कौमी असेंबली में अचकजई साहब को नामजद किया है, महमूद खान अचकजई साहब को। अब वो सारा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है। स्पीकर साहब के पास महमूद खान अचकजई साहब का नाम पहुंच चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 70 के करीब MNAs ने दस्तखत करके वहां पे अपनी दरखास्त या लेटर जो भी है वो जमा करवा दिया, लेकिन स्पीकर ऑफिस टस से मस नहीं हो रहा। और अब ये इतलात आ रही है कि जी कोई वहां पे इजलास हुआ और जराए ये बता रहे हैं कि स्पीकर साहब ने कहा है कि दस्तखतों की जो है सारी तस्दीक की जाए और इतनी कोई जल्दी नहीं है। अब मसला ये है कि महमूद खान अचकजई साहब को ऑपोजिशन लीडर बनाने से एक तरह से हुकूमत इस वक्त कतरा रही है शायद, और शायद वो ये ऑप्शन जो है मौलाना साहब को दे रहे हैं। अब ये बाकायदा तौर पे मेरी एक हुकूमती शख्सियत से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपने मौलाना को क्या ऑफर किया है। बिलावल साहब भी जाके उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिलावल तो हमारे साथ हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मैंने कहा ऐसे तो ना करें ना कि बिलावल आपके साथ हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आजाद कश्मीर में जो आप लेके आ रहे हैं तहरीक अदम एतमाद, उसमें नून लीग ने ऐलान कर दिया है कि हम साथ देंगे। किसका साथ देंगे? हम पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, लेकिन बाद में हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। मैंने कहा आप ऑपोजिशन में वैसे ही बैठेंगे जैसे ऑपोजिशन में इस वक्त आप कहते हैं कि बिलावल यहां पे बैठे हुए हैं, वो आपकी हुकूमत का हिस्सा है, उनका ऑपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। एनीवे, उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ चीजें वहां पे डिस्कस हुई होंगी, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बात हो सकती है। मैंने ऑपोजिशन लीडर के ओहदे के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐन मुमकिन है कि मौलाना को उसके ऊपर मनाने की कोशिश की जा रही हो, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा मैं कोई चीज कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं वहां से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक मौलाना को एक तरह से ऑपोजिशन लीडर का ओहदा ऑफर करने की बात हो रही है। और फिर उस मुलाकात के अंदर कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि 27वीं तरमीम के ऊपर भी शायद बात हुई हो। जो इनिशियल चीजें हैं कि कैसे उसको मूव करना है, 27वीं तरमीम को आगे लेके कैसे चलना है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर भी बातचीत की गई हो। अब ये जो मसला है सारा, चाहे वो 27वीं आईनी तरमीम का मसला हो या ऑपोजिशन लीडर का मसला हो, ये तो हुकूमत के मसाइल है ना, हुकूमत ने हल करवाने। तो बिलावल किसके बिहाफ के ऊपर इधर चक्कर लगा रहा है, उधर चक्कर लगा रहा है? 26वीं आईनी तरमीम में जो उसका किरदार था वो भी सबके सामने है। तो अब बुनियादी तौर पे बिलावल साहब दोबारा वो किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुआ, मौलाना साहब के भाई ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, वो वजीर आला बनना चाहते थे, लेकिन वहां पे जिस तरह की सुबकी हुई, पूरी ये जो इत्तेहाद था, जिनकी ख्वाहिश थी कि उनका वजीर आला आए, वो हमारे सामने है। तो अब वो इतना आसान नहीं होगा मौलाना के लिए कि अचानक वो अपना नाम दे दें कि जी मुझे ऑपोजिशन लीडर बना दिया जाए। जब तक चीजें फाइनल नहीं होंगी, सब कुछ उनको सामने नजर नहीं आएगा कि जी ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, PTI के लोग इतने टूट गए हैं, इधर चले गए उधर चले गए, फिर ये ऑपोजिशन लीडर की वहां पे तैनाती हो सकेगी। माजी में भी एक ऑपोजिशन लीडर वहां पे तैनात किए गए थे, कौन? राजा रियाज साहब, जिन्होंने मिल के तहरीक अदम एतमाद के दौरान, जिनकी वजह से तहरीक अदम एतमाद आई और जिन्होंने मिल के हुकूमत गिराई और बाद में जनाब वो अपोजिशन लीडर बन गए। और अपोजिशन लीडर थे जो वो इंतखाबात के अंदर हुकूमती टिकट के ऊपर उम्मीदवार थे कौमी असेंबली के। अब इस वक्त उनके बेटे जो हैं वो फैसलाबाद से नून लीग के उम्मीदवार हैं। तो ये उसी किस्म की ऑपोजिशन वहां पे भी होती रही और उसी किस्म की ऑपोजिशन ये इस वक्त भी चाहते हैं, कौमी असेंबली के अंदर भी और उसके साथ साथ सेनेट के अंदर भी। और कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से रास्ता रोका जाए महमूद खान अचकजई साहब का। और जो हो रहा है आजाद कश्मीर के अंदर वो भी इसी किस्म की सूरत हाल है कि वहां पे ये दोनों जमातें मिल के हुकूमत बना रही हैं, लेकिन एक कह रही है कि जनाब हम होंगे ऑपोजिशन में। वैसे तो अभी भी जिस किस्म की वहां पे हुकूमत है वो सबके सामने है, लेकिन क्या जरूरत है कि इस वक्त हुकूमत को तब्दील किया जाए? पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा?
इन्हीं हरकतों की वजह से वहां पे अवामी एक्शन कमेटी मजबूत हुई है, वहां पे लोग मुतनफर हुए हैं इस सिस्टम से, और ये जो हरकत होगी इससे मजीद जो है उसमें बिगाड़ ही आएगा, कोई बेहतरी तो उसके अंदर नहीं आएगी। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि वहां पे जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं चौधरी यासीन साहब, उनको तकरीबन 3 दिन पहले या 4 दिन पहले इस्लामाबाद की एक अदालत ने एक करप्शन के केस में बाइज्जत बरी कर दिया। जी हाँ जी, ये सामने आप देख सकते हैं, जंग न्यूज ने भी इसको रिपोर्ट किया था। निजी हाउसिंग सोसाइटी मुबैना करप्शन केस, चौधरी मोहम्मद यासीन बरी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जमन ने निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना करप्शन के मुकदमे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन को बरी कर दिया। चौधरी यासीन पर कोई 70 करोड़ अराजी के हवाले से कोई इल्जाम था, कुछ करोड़ रुपए की रकम थी इसमें, लेकिन बड़ी खबर यह है कि उनको कुछ दिन पहले ही बाइज्जत बरी कर दिया गया था। आप देखते हैं कि जो नया सेटअप आएगा, ये बाइज्जत बरी होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का, उसमें क्या रोल होगा। हुकूमत पंजाब ने अनाउंस किया है कि जी मरियम नवाज राशन कार्ड दिया जाएगा। ये सामने आप कार्ड देख सकते हैं, कार्ड के ऊपर माशाल्लाह मरियम बीबी की तस्वीर भी है और मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी है। लेकिन ये वो कार्ड है जो इमरान खान साहब के दौर में एहसास राशन के नाम से जारी किया गया था, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो इस कार्ड को बंद कर दिया गया था और अब पंजाब के अंदर मरियम नवाज राशन कार्ड के नाम से इसको जारी कर दिया गया है। अपना नाम, अपनी तस्वीर, हर जगह पे अपना नाम, अपनी तस्वीर। अगर कहीं पे कोई अपना इलेक्शन का सिंबल नजर नहीं आता तो वो जो इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात करवाने, वो ये गैर जमाती करवाना चाह रहे हैं। इतनी इनकी कामयाबियां हैं कि हर जगह पे इनकी तस्वीर होती है, लेकिन ये कहते हैं कि हमने गैर जमाती इलेक्शंस करवाने हैं, हमने वहां पे शेर का निशान नहीं लगाना। किसी को पता ना चले जनाब कि ये जो उम्मीदवार है इसका ताल्लुक नून लीग से है या PTI से है या किसी और जमात से है। एनीवे, ये जो अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से, उसके ऊपर मुजम्मिल असलम साहब ने भी ट्वीट किया हुआ कि दिस वॉज इमरान खान साहब एहसास राशन लॉन्च्ड इन 2022 बाय मिस सानिया निश्तर। आगे उन्होंने लिखा है कि विच डिसकंटिन्यूड बाय शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इमीडिएटली आफ्टर एज्यूमिंग द पावर। जो ही वो इक्तदार में आए थे, इन लोगों ने ये कार्ड बंद कर दिया, सेहत कार्ड बंद कर दिया, और अब ये कार्ड मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम से जारी कर दिया गया है, जो ये सामने आप देख सकते हैं। और इस पे मियां साहब की भी और मरियम बीबी की भी तस्वीर नजर आ रही है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक क्लिप शेयर किया हुआ है मरियम बीबी का, और उसके साथ उन्होंने ये खबर शेयर की है कि तारीख में पहली बार वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 65,000 आयमा मसाजिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने का इनकलाबी फैसला इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल तकरीम फर्द है। इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि इमाम मस्जिद जो साहिबान हैं उनको पंजाब भर में 65,000 मसाजिद के अंदर वजीफा दिया जाएगा। लेकिन इसमें इशू ये है कि ये काम कोई तारीख में पहली बार नहीं होगा। पहली तो बात यह है कि अभी जब ये काम शुरू होगा, सब लोगों तक पेमेंट्स पहुंच जाएंगी, तो तब आप कहेंगे कि जनाब ये काम शुरू हो गया। और अब ये जो इमाम मस्जिद साहिबान को पंजाब में वजीफा देने का ऐलान किया गया है, ये चीज नहीं अभी मालूम कि कितना हर माह वजीफा मिलेगा जो इमाम मस्जिद साहिबान है पंजाब के अंदर। सिर्फ ये बताया गया है कि जी 65,000 मसाजिद के जो इमाम हैं उनके लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से माहाना वजीफा मुकर्रर किया जाएगा। अब ये वैसे तो घूमते पंजाब और पंजाब की अवाम और पाकिस्तान की अवाम का पैसा है, लेकिन इसमें भी जिक्र है कि जी मरियम नवाज की तरफ से माहाना वजीफा मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन कितना होगा ये अभी तक पता नहीं है। इसके ऊपर भी मुजम्मिल असलम साहब ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 16,880 रुपए इमाम मस्जिद को माहाना और 10,000 रुपए वजीफा अदा करती आ रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो ये कई सालों से ये काम जारी है। आगे उन्होंने लिखा है कि पंजाब का साबन स्लो है, मगर अच्छी बात है खैबर पख्तूनख्वा के अमली काम को पंजाब भी कॉपी करता है। तो इसकी उन्होंने तारीफ की है कि जो काम हम कर रहे हैं अगर आप भी उसको कॉपी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, आप भी करें और जरूर जो इमाम मस्जिद साहिबान हैं उनको वजीफा दें। इन्वायरमेंट के हवाले से बड़े दावे किए जाते हैं पंजाब के अंदर, और खुसूसन आपको लाहौर के अंदर तो वो स्मॉग, एंटी स्मॉग गन्स भी नजर आई। लेकिन इस वक्त हालत ये है लाहौर के अंदर के गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लाहौर में 19,000 लोग फजाई आलूदगी की वजह से बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। अब कितने ऐसे लोग होंगे, उनकी तादाद कितने हजार होगी जो अस्पताल गए ही नहीं होंगे। लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं, दुनिया न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। फजाई आलूदगी एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 19,000 मरीज आए हैं। अब हर कोई सरकारी अस्पताल में तो नहीं जाता, लोग प्राइवेट क्लिनिक्स में भी जाते होंगे। तो ये हालत है इस वक्त लाहौर के अंदर फजाई आलूदगी की। वो जो पानी फेंकने वाली वो गन्स मंगवाई गई हैं, क्या कोई पूछेगा
क्या कोई ऑडिट होगा कि भाई उसका कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, क्या स्मोक कम हो गई या उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये अवामी पैसा है, ये इतनी आसानी से तो आपको खर्च नहीं करना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब का मैं एक क्लिप देख रहा था, अब वो वजीर भी रहे हैं, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट ओहदों पे भी रह चुके हैं। वो ये बता रहे थे कि हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर एक टरबाइन लगाना था, एक बिजली पैदा करने वाला। तो उन्होंने कोई ब्रीफिंग वगैरह लेनी थी, तो वो कहते हैं अमूमन मैं अपनी उस ब्रीफिंग वगैरह में नहीं जाता, लेकिन उस दिन मैं चला गया उनकी जो फैक्ट्री है, तो वहां पे उनके दीगर जो करता धरता थे वो भी सारे बैठे हुए थे। वहां पे जो मैनेजर हजरात, दीगर लोग आए जिन्होंने लगाना था, वो सब आए और आके उन्होंने ब्रीफिंग दी और उन्होंने 3 साल के अदादो शुमार बताए कि आप इतनी बिजली खर्च करते हैं, बिजली ऐसे खर्च होती है, ये आप लगाएंगे तो इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा। वो उन्होंने कहा कि इतनी डिटेल चीजें उन्होंने बताई कि मैं हैरान रह गया। और मैं सोच रहा था कि जब अवामी पैसा खर्च किया जाता है तो वहां पे एक दफा भी नहीं सोचा जाता, एकदम से फैसला कर लिया जाता है कि जनाब ये इतनी बसें मंगवा ली जाएंगी, इतनी एंटी स्मोक गन्स मंगवा ली जाएंगी, इतनी गाड़ियां मंगवा ली जाएंगी, अफसरान को इतनी गाड़ियां खरीद के दे दी जाएंगी, ये पैसा यहां पे लगा दिया जाएगा। लेकिन जब अपना पैसा खर्च करना होता है किसी ने भी, तो वहां पे हम इतनी ज्यादा एहतियात करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का पैसा होता है, ये भी हमारा अपना पैसा है, ये भी अवामी पैसा है, इसको भी खर्च करते हुए थोड़ा सा देखना चाहिए। पहले कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी चाहिए, पहले देखना चाहिए, कहीं पे उसका कोई तजर्बा किया जाए, पता किया जाए कि भाई ये काम करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद फिर पैसा खर्च किया जाए। एनीवे, अब हालत यह है लाहौर के अंदर के हजारों लोग जो हैं वो एक हफ्ते में फजाई आलूदगी की वजह से बीमार हुए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां की अदालत उज़्मा का आईनी बेंच ये कहता है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है वो हो सकता है, सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। बात तो सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की है। फौजी जो अदालतों में मुकदमात चले उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद भी होती है, लेकिन वो जो सारा मुकदमा था, वो जो सारे मुकदमात थे, वो जो सारा अमल था, वो आइन और कानून की नजर में बिल्कुल आईनी है, इसलिए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाजत दी और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने उसको आईनी करार दिया। और उसी हवाले से सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि शायद ये दुनिया की वाहिद सुप्रीम कोर्ट है और दुनिया की किसी भी सुप्रीम कोर्ट का वाहिद कोई आईनी बेंच है जो ये कह रहा है कि सिविलियंस का मिलिट्री अदालतों के अंदर ट्रायल हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि जी वो इलीगल ट्रायल्स हैं, वो इलीगल तब होते अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती कि वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका आईनी जवाब पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके ऊपर एक तरह से मोहर लगा दी है कि लीगली ये काम हो सकता है। तो वो इलीगल तब होता अगर सुप्रीम कोर्ट उसको नाजायज करार दे देती, जिस तरह जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में बेंच ने करार दिया था और उन्होंने फौजी अदालतों को खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि वहां पे फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल नहीं हो सकते, लेकिन उसके बाद एक और बेंच बैठा, उसने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया और फिर आईनी बेंच ने उसकी इजाजत दे दी और फिर उसी इजाजत के तहत ही वो सारा मामला आगे चला है और अब तो वहां पे लोगों को सजाएं भी हो गई हैं। लेकिन इसी आईनी बेंच का एक और हुक्म भी है और इससे पहले भी अदालत का हुक्म था कि हुकूमत 45 रोज में कानून साजी करके फौजी अदालतों से सजा याफ्ता लोगों को अपील का राइट देगी, लेकिन अभी तक वो कानून साजी नहीं हो सकी। गालबन 150 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। आज सोहेल खान अफरीदी के हवाले से बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद आ सकते हैं और इमरान खान साहब से मिलने के लिए हो सकता है कि वो अडयाला जेल जाएं। आपको पता है ट्यूसडे को भी इमरान खान साहब के मुकदमात वगैरह चल रहे होते हैं और ट्यूसडे को भी कुछ लोग खान साहब से मिलने अडयाला जेल जाते हैं। क्या आज सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात हो जाएगी? अभी तो देखें ना, बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। सीनियर सहाफी मुनीफ फारूक साहब का भी मैं क्लिप देख रहा था, काफी ज्यादा वो वायरल हुआ है, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि ये फैसला किया गया हुकूमत की जानिब से भी कि ऐसी की तैसी मुलाकात सोहेल खान अफरीदी की इमरान खान साहब से नहीं करवाई जाएगी। मैंने भी ये चीज आपके साथ पहले शेयर की थी, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जिस दिन कोई लिस्ट आएगी, जिस दिन कोई अदालत का हुक्म होगा, उस दिन सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी। जिस दिन मुलाकात होगी उस दिन कोई लिस्ट नहीं होगी, अचानक मुलाकात हो जाएगी। बुनियादी तौर पे सोहेल खान अफरीदी को ये रियलाइज करवाना है कि हमारी मर्जी होगी तो मुलाकात करवाएंगे, किसी अदालत के फैसले की वजह से वफाकी हुकूमत या पंजाब की हुकूमत आपकी मुलाकात नहीं करवाएगी। मैंने इन अल्फाज में ये चीज आपको बता दी थी, मुनीब साहब ने उसी का थोड़ा सा फ्रैंक वर्जन आपके साथ शेयर कर दिया कि ऐसी की तैसी मुलाकात हम नहीं करवाएंगे। अच्छा, अब क्या आज सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात हो सकती है? आज मुझे ये लगता है कि आज तकरीबन आज शायद कोई 7.5% चांस है और 92.50% चांस है कि मुलाकात नहीं होगी।
लेकिन कल मेरी जिस हुकूमती शख्सियत से बात हुई, जिन्होंने मुझे पहले भी ये बताया था कि भाई मुलाकात उस दिन होगी जिस दिन किसी कोई लिस्ट नहीं होगी, तो मैंने उनसे गुज़िश्ता रोज फिर पूछा कि कल कोई मुलाकात हो सकती है। उन्होंने मुझे ये कहा कि लिस्ट है कल कोई। मैंने कहा जी लिस्ट अभी तक तो कोई सामने नहीं आई, ना ही किसी अदालत ने कहा है कि आज मुलाकात करवाई जाए। वो तो जुमेरात के हवाले से लिस्ट आती है और अदालत का हुक्म भी गालिबन जुमेरात के हवाले से है। तो उन्होंने कहा कि देख लो, फिर कल लिस्ट भी नहीं है और कल जो है वो कोई इस तरह का अदालती हुक्म भी नहीं है, तो बाकी तुम देख लो, अब सुबह पता चलेगा कि क्या होता है। पर मैंने उनसे फिर कंफर्म करने की भी कोशिश की कि कोई कोई चांस है। उनका जी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि 7.5% चांस मुझे लगा 100 में से कि शायद कोई मुलाकात हो जाए। अगर कल नहीं होती तो शायद इस हफ्ते के दौरान कोई मुलाकात हो जाए। जुमेरात को क्या पता ना हो, या ऐन मुमकिन है कि जुमेरात को भी हो जाए, लेकिन मुझे 7.5% एक चांस नजर आ रहा है। बाकी सोहेल खान अफरीदी साहब का एक वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ है जिसमें वो एहतजाज की बात कर रहे हैं नवंबर के हवाले से। वो क्लिप उनका गुज़िश्ता बरस जो एहतजाज हुआ था वो उस वक्त का क्लिप है। सोहेल खान अफरीदी यहाँ पे आए थे, जब आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग यहाँ पे पहुंचे थे। फिर यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। अली अमीन गंडापुर साहब एक क्राउड को लेकर डी चौक तक पहुंचे भी थे, उसमें बहुत सारे उनकी दीगर क़यादत के लोग भी थे, उनके कोई वुज़रा वगैरह भी थे। सोहेल खान अफरीदी को भी हमने देखा था, शाहिद खटक को हमने देखा था, मीना खान को देखा था। ये सारे लोग यहाँ तक पहुंचे हुए थे और बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पे आई थी। और फिर रात को लाइटें वगैरह बंद करके ऑपरेशन किया गया था, गोलियां वगैरह चलने की आवाज आई, बड़े इल्जामात लगे, वो सब कुछ हुआ। और अब उसी के हवाले से जो एक क्लिप बनाया था सोहेल खान अफरीदी ने, वो रीसरफेस हुआ है, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, लेकिन वो पिछले साल का पिछले जो नवंबर का एहतजाज था उसके हवाले से है। अब आने वाले नवंबर में क्या कोई फैसला किया गया है, क्या कोई एहतजाज किया जाएगा? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी डी चौक वो आ सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मुझे ये लगता है कि हिकमत अमली थोड़ी सी बदली है। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पे उनको ये कहा है कि वो जो निजाम आप खेल रहे थे ना, कि इधर से ये भी सब कुछ होता रहे, उधर से बाकी सारी चीजें भी चलती रहे, उसके ऊपर सोहेल खान अफरीदी ने ब्रेक लगा दी है। वो अब ना ज्यादा मुलाकातें करते हैं, ना वो जो है वफाक के किसी वजीर की को जाके रिसीव करते हैं। तो वो जो सिस्टम है उसमें उन्होंने एक तरह से रुकावट डाली है और उसका काफी ज्यादा जो है, जिसे आप कह सकते हैं, रंज भी है और काफी ज्यादा मसला भी है वफाक को। तो मेरे ख्याल में वो एक डिफरेंट किस्म की मुजाहमत कर रहे हैं। आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के एकदम से क्या वो डी चौक जाने का फैसला करेंगे, फिलहाल मुझे नहीं लगता। लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसका कम से कम पहले अनाउंसमेंट जरूर होगी, लेकिन उससे पहले एक आपको डिफरेंट किस्म का माहौल नजर आएगा, एक डिफरेंट किस्म का माहौल बनेगा और तब आपको लगेगा कि इस्लामाबाद की तरफ कोई आ रहे हैं। लेकिन एहतजाज करने के लिए, अपने मुतालबात सामने रखने के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सोहेल खान अफरीदी को इस्लामाबाद आने की जरूरत ही नहीं है। ये है वो समझने की चीज जो कुछ लोग अली अमीन को भी समझाते रहे और गालिबन खान साहब भी इस चीज का उनसे जिक्र करते रहे और उन्होंने कुछ और लोगों से भी जिक्र किया होगा, तो वो बात चलती रही, आगे पीछे लोग उसका जिक्र करते रहे। तो वो जो सारे मुतालबात हैं, वो जो सारे मामलात हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इस्लामाबाद आए। आप पेशावर में बैठ के, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रह के भी बहुत सारा एहतजाज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, जिस दबाव की वजह से मामलात को आगे बढ़ाने में, जिसे आप कह सकते हैं कि पेशरफ्त हो सकती है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।